बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा फ़ोटोन का कॉन्सेप्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो मैं इसमें कमेंट्स में डाल दूँगा। अगर ग्रुप में आना होगा तो आप ऐड हो जाइएगा। तो सबसे पहले हम फ़ोटोन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फ़ोटोन हमारे पास क्या होता है? हमारे पास एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट आता है स्टार्ट में कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या होता है। तो रेस्ट मास फोटोन का हमेशा ज़ीरो होता है। और मूविंग मास ऑफ फोटोन क्या होता है, मतलब अगर फोटोन मूविंग मास है उसका तो वो हमारे पास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। और फोटोन पे चार्ज क्या होता है, ये सिंपल सिंपल सी बातें जो कि एमसीक्यूज में आ जाती हैं, बच्चा इनमें कंफ्यूज हो जाता है। तो चार्ज ऑफ फोटोन जो है वो हमारे पास क्या है, वो एक चार्जलेस क्वांटिटी है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। इसका फार्मूला देख लेते हैं फोटोन का, V इज इक्वल्स टू एफ लेमडा या C इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, ठीक है। दोनों याद कर लेना है आपने। और C की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। V इज इक्वल्स टू एफ लेमडा और C इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, ये दोनों इक्वल होते हैं वैक्यूम में। लेकिन अगर दूसरे मीडियम में अगर हम फोटोन की स्टडी करना चाहें तो उसमें C जो है वो ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू V, ठीक है। एनर्जी मैच रिलेशनशिप इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वेयर, ठीक है। E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वेयर, ये हमारे पास एनर्जी मैच रिलेशनशिप आ गया, ठीक है। और E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वेयर को अगर हम मज़ीद ओपन करने की कोशिश करें तो एम सी ब्रैकेट्स में लिख दें, फिर C लिख दें, तो एम सी हमारे पास क्या होता है, मोमेंटम होता है ऑफ लाइट, ठीक है, मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो E इज इक्वल्स टू पी सी भी लिख सकते हैं, और C इज इक्वल्स टू एफ लेमडा है ना, E इज इक्वल्स टू पी एफ लेमडा। तो किसी तरह से भी MCQ आ जाए तो आप लोगों ने आराम से इसको ड्राइव करके हल कर लेना है, ठीक है। एनर्जी ऑफ अ फोटोन E इज इक्वल्स टू एच एफ, ठीक है। E इज इक्वल्स टू एच एफ, एक ये फार्मूला भी है, E इज इक्वल्स टू एच सी ओवर लेमडा, ठीक है। ये सारे फार्मूला जो हैं ये एनर्जी के हैं। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे H के है, H हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 6.63 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻34 जाउल सेकेंड, ठीक है। ये हमारे पास जाउल सेकेंड में इसकी वैल्यू ये होती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मतलब क्वेश्चन सारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम इसकी वैल्यू जो है वो याद रख लें कि 4.14 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻15 होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। लेकिन अगर आपने याद नहीं रखनी तो आप उसे डिराइव करके भी 4.14 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻15 निकाल सकते हैं। मतलब डिराइव किस तरह करोगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू हमारे पास होती है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल का आपस में किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 जूल। अब यहाँ पे देख लो कि H की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6.63 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे पास जूल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 लिख देंगे ना, तो 6.63 डिवाइडेड बाय 1.6, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4.14, ठीक है। इतना क्लियर हो गया ना। फोटोन को डिफरेंट नाम दिए गए थे। न्यूटन ने इसको कॉर्पसल का नाम दिया था, मैक्स प्लैंक ने इसे क्वांटा का नाम दिया था, आइंस्टाइन ने इसको फोटोन का नाम दिया था। तो एमसीक्यू आ सकता है कि फोटोन नाम किसने दिया था, वो आइंस्टाइन ने दिया था। फोटोन हमारे पास एनर्जी पैकेट्स होते हैं, और ये हमारे पास एक प्योर मेटल मटेरियल, जो मटेरियल पार्टिकल होता है ना, वो नहीं होता हमारे पास फोटोन, यानी कि फोटोन इज़ नॉट अ प्योर मटेरियल पार्टिकल, ओके। फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आ जाती है ना, उसमें हम थोड़ी सी बस सिंपल सिंपल पढ़ लेते हैं। उसमें बेसिस क्या थी उसकी, उसने कहा था कि जो हमारे पास जो रेडिएशन है जो कि मैटर से एमिट होती है ना, वो हमारे पास कॉन्टीन्यूस नहीं होती हैं, बल्कि ये होती हैं इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स, जो कि हम क्वांटा के नाम से कहते हैं, ठीक है, जिसको फोटोन कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि किस फॉर्म में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है आइंस्टाइन ने इसमें मज़ीद इजाफा ये किया था इसकी थ्योरी में कि जो फोटोन है इसको हम फर्दर जो है डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि इट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। एंड फोटोन जो है हमारे पास इंटेग्रल पार्ट होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों चीज़ें जो हैं ये भी आपने याद रखनी है। अच्छा, विबग्योर वाला आपको याद होगा कि वायलेट, सबसे पहले वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड। इसको आराम से याद करने के लिए हम क्या लफ्ज़ बोलते हैं, विबग्योर, ठीक है। अब वायलेट से स्टार्ट होता है और रेड पर जाके ख़त्म होता है।
तो अगर वॉयलेट से रेड पर आने लगे तो हमारे पास वेवलेंथ इंक्रीज होती है, ठीक है। वॉयलेट से रेड पर आएँ तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है। अगर रेड से वॉयलेट पर जाएँ तो हमारे पास एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और मोमेंटम, ये तीनों चीज़ें हमारे पास इंक्रीज करती हैं, ठीक है। अगर नीचे आएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज करेगी, अगर ऊपर जाएंगे तो एनर्जी, मोमेंटम और फ्रीक्वेंसी तीनों चीज़ें हमारे पास इंक्रीज करेंगी। अब एमसीक्यू आ जाता है, विच फोटोन कैरीज द मोस्ट एनर्जी। अब सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होगी? ऑप्शन दिए हुए हैं ब्लू, वायलेट, रेड या ग्रीन। तो जाहिर सी बात है कि जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी कौन से कलर में होगी? वायलेट वाले कलर में, क्योंकि वो सबसे ऊपर है। तो इसका सिंपल आंसर क्या होगा हमारे पास? वायलेट, ठीक है। अच्छा, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है ना, अब उस पे आते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। कि आज जो हमारा जो टॉपिक है कि फोटोन का, हमने आज पढ़ना किया कि फोटोन मैटर के साथ किस तरह इंटरेक्ट करता है 3 डिफरेंट वेज से, ठीक है। तो सबसे पहला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम जो है लो एनर्जी यूज़ किया जाता है, यानी कि लो एनर्जी जो है फोटोन यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल विजिबल लाइट यूज़ कर सकते हैं जिसकी एनर्जी जो है वो लेस देन हमारे पास 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये जो 3 बातें बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास कब होता है? लो एनर्जी फोटोन वाली, ठीक है। उसमें हम विजिबल लाइट को यूज़ करते हैं और उसकी एनर्जी लेस देन हमारे पास कितनी होती है? 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम कॉम्पटन इफेक्ट यूज़ करते हैं जिसमें हम इंटरमीडिएट एनर्जी जो है वो यूज़ करते हैं फोटोन। उसमें हम एक्स रेज आ जाते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या आ जाती हैं? एक्स रेज आ जाती हैं। और एक्स रेज की जो एनर्जी होती है वो हमारे पास 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है, लेकिन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है, ठीक है। और तीसरा हमारे पास है पेयर प्रोडक्शन, वो वेरी हाई एनर्जी पे होते हैं। फॉर एग्जांपल गैमा रेज, ठीक है। उसमें जो एनर्जी है वो ग्रेटर देन 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये यूँ भी याद कर लें कि गैमा रेज़ की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है और मोमेंटम सबसे ज़्यादा होता है। गैमा रेज़ आ गई, फिर हमारे पास एक्स रेज़ आ गई, फिर यूवी रेज़ आ गई, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर शॉर्ट रेडियो वेव्स, फिर सारी लॉन्ग रेडियो वेव्स, ठीक है। ये सारी याद रखनी है कि जिस तरह विबग्योर का बताया ना, उसी तरह ये भी याद रखना है कि गैमा रेज़ की एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और मोमेंटम सबसे ज़्यादा होगा और यूँ नीचे जाते रहेंगे तो वेवलेंथ बढ़ती रहेगी। यानी कि एक्स रेज़ नीचे आएंगे तो एक्स रेज, फिर अल्ट्रा वायलेट, फिर इंफ्रारेड। तो ये 4 दे दे और पूछे कि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी है, तो इंफ्रारेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है कि किसी भी मेटल सरफेस पर लाइट जाके मतलब लाइट जब जाके उसके ऊपर हिट करेगी तो उस मेटल सरफेस के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एमिट होंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके अंदर वो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे तो वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे, तो उसकी मोशन के जरिए से जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये 3 चीज़ें याद रखनी है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। सिंपल डायग्राम देख लें इसकी, ये सर्कल है, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे पास ये इवैक्यूएटेड ट्यूब कहलाती है और इसके अंदर हमारे पास कैथोड है जो कि नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है, यानी कि जब लाइट पड़ेगी वो नेगेटिव टर्मिनल, और जब लाइट पड़ेगी तो वो कैथोड पर पड़ेगी, ठीक है। कैथोड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकलेंगे, एमिट होंगे और उसके साथ है एनोड, ठीक है। एनोड के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो एनोड जो है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ मूव करेंगे और यूँ पूरे जो है पावर सप्लाई में जो करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। समझिए, सबसे पहले लाइट हिट करेंगी, लाइट कैथोड पर हिट करेगी, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, फिर वो एनोड की तरफ जाएंगे क्योंकि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो यूँ जो है करंट का फ्लो हमारे पास स्टार्ट हो जाता है सर्किट के अंदर। इसका फार्मूला याद कर लें कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट इसका फार्मूला याद कर लें कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन ऑफ लाइट, यानी कि वो लाइट जो हमारे पास मेटल सरफेस पर पड़ रही है उसकी एनर्जी जो है वो हमारे पास वर्क फंक्शन ऑफ मेटल और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का सम अप होती है। यानी कि एमसीक्यू आ सकता है कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन फाइंड आउट करना है तो वर्क फंक्शन दिया और काइनेटिक एनर्जी दी हो इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि इन दोनों के सम करेंगे तो हमारे पास एनर्जी जो है वो फाइंड आउट हो सकती है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा जो है हमारे पास शिद्दत होगी ना वो लाइट की, यानी कि जितनी शिद्दत होगी, जितनी ज़ोर से वो टकराएगी तो जितनी उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उसका करंट उतना ज़्यादा होगा, यानी कि उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतना ज़्यादा करंट होगा। तो ये एमसीक्यू भी आ जाता है कि करंट किस पे डिपेंड करता है? करंट डायरेक्टली रिलेट करता है इंटेंसिटी पर।
वो लाइट जिसकी इंटेंसिटी मतलब बहुत कम हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ मतलब इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ निकालने पर ही मतलब ख़त्म हो जाए, यानी कि लाइट आई, मेटल सरफेस पर लगी और सिर्फ इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए। उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करके इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के भी काबिल बना दे कि इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर जाएँ, यानी कि जब लाइट की एनर्जी इतनी कम होगी तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कोई मोशन परफॉर्म नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एमिट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ज़ीरो होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी, जिसकी वजह से अगर हम फार्मूला देखें तो एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है ना, तो एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन के बराबर आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, और उसकी जो वेवलेंथ होती है उसको हम कट ऑफ वेवलेंथ कहते हैं। ये उस लाइट की बात कर रहा हूँ जब वो मेटल सरफेस पर जाती है और जिसकी एनर्जी या इंटेंसिटी इतनी कम होती है, वो सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने पर ही मतलब बाहर ही निकाल सकती है, उसको आगे इलेक्ट्रॉन्स को मूव नहीं करा सकती, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो उसकी वेवलेंथ होती है उसको हम कट ऑफ वेवलेंथ कहते हैं, और उसकी फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर मैं इसी लाइट को जो कि जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि मतलब जो सिर्फ और सिर्फ मेटल इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए ही सिर्फ मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ निकालती है, तो अगर इसका फार्मूला मैं यूज़ करूँ तो क्या हमारे पास क्या बनता है, एनर्जी जो है इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन बनता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। अब एनर्जी को मैं मज़ीद ओपन करना चाहूँ तो एनर्जी इज इक्वल्स टू एच एफ बनता है ना, ई इज इक्वल्स टू एच एफ, जो कि बहुत कॉमन फार्मूला है। अब एच एफ मैं एफ नहीं लिखूँगा, क्योंकि अब जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, नॉट अ कॉमन फ्रीक्वेंसी, तो एच एफ नोड लिखूँगा, एच एफ नोड लिखूँगा, और उधर से इक्वल टू वर्क फंक्शन, यानी कि वर्क फंक्शन का फार्मूला क्या होगा, एच एफ नोड, अगर काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो होती है। और अगर फ्रीक्वेंसी को ओपन करें तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी ओवर लेमडा, ठीक है। अब मैं एच सी ओवर लेमडा नहीं लिखूँगा, एच सी ओवर लेमडा नोड लिखूँगा। लेमडा नोड जो है वो उस लाइट की जो वेवलेंथ है उसको हम क्या कहते हैं, कट ऑफ वेवलेंथ, तो ये कट ऑफ वेवलेंथ को शो कर रहा है। ये हमारे पास वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ वेवलेंथ जो है ना, ये मेटल पे डिपेंड करते हैं, ये वेरी करती हैं मेटल टू मेटल, यानी कि मतलब फॉर एग्जांपल एक लाइट है, मेटल जो है फॉर एग्जांपल हल्का सा मेटल है, ठीक है, लाइट लगी तो वो इलेक्ट्रॉन आराम से एमिट हो जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकल आती है, इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है उस एनर्जी की वजह से, जिसकी वजह से वो फ्लो करने लग जाते हैं। तो अगर मेटल जो है डिफरेंट टाइप के होंगे तो हमारे पास जो है वेवलेंथ जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, कट ऑफ वेवलेंथ है और वर्क फंक्शन है, इनकी जो है वैल्यूज़ भी डिफरेंट आती हैं, ठीक है। तो ये मेटल पे डिपेंड करती हैं, ये एमसीक्यू भी आ जाता है। अच्छा, कंडीशंस क्या होती हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट परफॉर्म किया जा सके। तो अगर हमारे पास तीन केसेस हैं, हम तीनों केसेस को पढ़ेंगे। अगर हमारे पास वर्क फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी एनर्जी से, किस तरह एनर्जी से ज़्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी का फार्मूला होता है ई इज इक्वल्स टू एच एफ और वर्क फंक्शन का फार्मूला होता है एच एफ नॉड। अगर एफ नॉड की वैल्यू एफ से ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा, और ई इज इक्वल्स टू एच सी ओवर लेमडा होता है ना, और इसी तरह वर्क फंक्शन एच सी ओवर लेमडा नोड होता है। अगर लेमडा नोड की वैल्यू कम होगी तो वर्क फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी और एनर्जी की वैल्यू कम होगी, ठीक है। क्योंकि अगर कट ऑफ वेवलेंथ की वैल्यू कम होगी नॉर्मल वेवलेंथ से तो एनर्जी की वैल्यू कम होगी वर्क फंक्शन से, ठीक है। वर्क फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा है और इसके अलावा थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा है और वेवलेंथ की वैल्यू ज़्यादा है कट ऑफ वेवलेंथ से। नंबर वन, अगर हमारे पास एनर्जी की वैल्यू वर्क फंक्शन से कम है, फॉर एग्जांपल वर्क फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है और वेवलेंथ की वैल्यू कट ऑफ वेवलेंथ से ज़्यादा है, तो इससे हमारे पास ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ना हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास एनर्जी और अगर हमारे पास एनर्जी और वर्क फंक्शन दोनों आपस में बराबर होते हैं, फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपस में बराबर होती है, वेवलेंथ और कट ऑफ वेवलेंथ आपस में बराबर होती है, तो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। लेकिन हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी एमिट हो सकते हैं, लेकिन जो है करंट जो है हमारे पास प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं उसी की बात कर रहा हूँ, वो वाली लाइट जिसकी मतलब इतनी इंटेंसिटी उसके अंदर नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन्स को आगे एनर्जी दे दे कि वो आगे मूव करके चले जाएं, जिनकी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए। तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन्स भी मूव नहीं करेंगे, तो इसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से प्रोड्यूस होगा? तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगा।
अच्छा, तो कंडीशन क्या है दूसरे वाले केस में कि अगर ये तीनों चीज़ें सेम होंगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सिर्फ मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएं बस, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो इलेक्ट्रॉन अगर एमिट हो रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हो रहा है, और फोटो इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी जीरो होगी। तो अगर हमारे पास ये तीनों वैल्यूज इक्वल हों तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, लेकिन करंट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो है इलेक्ट्रॉन्स की। तीसरा केस ये है अगर एनर्जी ज़्यादा है, अगर एनर्जी ज़्यादा है वर्क फंक्शन से, तो हमारे अगर एनर्जी ज़्यादा है वर्क फंक्शन से, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, और वेवलेंथ जो है कम है कट ऑफ वेवलेंथ, तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस होगा, इसमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, इसमें करंट भी प्रोड्यूस होगा। अगर उसने कंडीशन दे दी कि कौन सा ऐसा फिनोमेना है जिसे क्या कहते हैं हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स या वो जिसमें हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो, तो सिर्फ तीसरा केस है। अगर पूछे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो तो ये आखिरी दोनों केसेस जो हैं यूज़ होते हैं, ठीक है। इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंडीशन क्या होगी? एनर्जी जो है या इक्वल हो वर्क फंक्शन के या ग्रेटर देन हो वर्क फंक्शन के, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाता है। फ्रीक्वेंसी ग्रेटर हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से या इक्वल हो तभी वर्क फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाता है। वेवलेंथ जो कट ऑफ वेवलेंथ है या वो इक्वल हो नॉर्मल वेवलेंथ की या ग्रेटर देन हो नॉर्मल वेवलेंथ के, तब भी हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाता है। अगर हमारे पास मतलब फॉर एग्जांपल जो मैंने बता रहा था कि एनोड जो है वो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होते हैं ना बैटरी के, अगर नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करते हैं और उधर से तो जब इलेक्ट्रॉन जो है एमिट होंगे कैथोड से, तो नेगेटिव चार्ज होगा एनोड का, तो वो रिपेल होंगे ना, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है ना अट्रैक्ट नहीं होंगे ना, तो वो रिपेल होंगे, तो जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन कम से कम रीच करेंगे, जिससे हमारे पास करंट की वैल्यू जो है वो कम से कम हो जाएगी, यानी कि करंट जो है वो बिल्कुल हमारे पास डिक्रीज होने लग जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं एट सर्टेन वैल्यू ऑफ रिवर्स पोटेंशियल। तो ये रिवर्स पोटेंशियल है ना कि जो इलेक्ट्रॉन्स को आने नहीं दे रहा, तो ये ऐसा पोटेंशियल जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल हम इसको कहते हैं। इसमें नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो रीच कर रहे होते हैं नोड पे वो भी ज़ीरो हो जाते हैं, करंट की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाती है। और अंडर दिस कंडीशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास उस एनर्जी के इक्वल एनर्जी ऑफ रिवर्स इलेक्ट्रोड के इक्वल हो जाती है कि जितनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उतनी एनर्जी से रिवर्स होकर वापस जा रहे हैं, क्योंकि रिपल्शन मिल रही है उन्हें कैथोड की वजह से। तो एनर्जी जो है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगी एनर्जी के जिसे रिवर्स किए जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी कि एनर्जी ऑफ रिवर्स इलेक्ट्रोड की वजह से। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, हम यू लिख देते हैं इसको, यू इज इक्वल टू हमारे पास ई वी नॉट होता है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू ई वी नॉट। तो यहाँ से हम ड्राइव कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली रिलेट करता है हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल से वी नॉट से, और वी नॉट अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो सबको पता है कि 1/2 mv का स्क्वायर, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी में वी का स्क्वायर आ जाता है ना, तो वी नॉट अगर काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली रिलेट करता है तो वी के स्क्वायर मैक्सिमम वेलोसिटी के स्क्वायर के भी डायरेक्टली रिलेट करता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। एनर्जी जो होती है ना ई, जिस मैं ई की बात कर रहा हूँ, जो उसमें हमने पढ़ा ई इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब एनर्जी ई जो होती है वो हमारे पास एच एफ होती है, इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कॉमन फ्रीक्वेंसी होती है। जो जो वर्क फंक्शन है उसमें जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। हमारी बुक में ना 2 ग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है, एक हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी से रिलेटेड ग्राफ है, ठीक है। जो पहला ग्राफ है उसमें हम देख लें कि 2 इंटेंसिटीज हैं, एक I1 एक I2, ठीक है। जब दोनों में क्या कहते हैं जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो सेम है, ठीक है। अच्छा, जो पहले वाले ग्राफ में गौर से देखें, जो IP शो करा रहा है उसमें देखें कि हमारे पास इंटेंसिटी I1 से I2 हुई है, तो हमारे पास करंट की वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। यानी कि इंटेंसिटी बढ़ाने से हमारे पास करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये तो मैंने आपको पहले बता दिया ना। दूसरे ग्राफ में देखें कि अगर हमने फ्रीक्वेंसी जो है ना बढ़ा दी है F1 से F2, लेकिन इंटेंसिटी को हमने सेम रखा है, तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू है वो भी हमारे पास बिल्कुल सेम है। तो करंट की वैल्यू हमारे पास बिल्कुल सेम है, तो ये बताती है कि करंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती। ये 3 चीज़ें याद रख लें कि काइनेटिक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल ये आपस में डायरेक्टली रिलेट करते हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। पहले ग्राफ में क्या था, अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेंगे, तो हमारे पास IP की वैल्यू यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, लेकिन
हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। दूसरे ग्राफ में क्या था कि अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी और इंटेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट की जाएगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू इंक्रीज होगी, लेकिन आईपी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ये हमें बताती है कि इंटेंसिटी जो है वो करंट से रिलेट करती है और फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेट करती है। एक एमसीक्यू आया था जिसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो है ना वाई एक्सिस पर दिया हुआ था और फ्रीक्वेंसी जो है ना नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो हमारे पास एक्स एक्सिस पर दी हुई थी। तो ना उन्होंने कहा था कि हमारे पास स्लोप की वैल्यू क्या होगी, तो स्लोप की वैल्यू वाई ओवर एक्स होती है ना, तो वाई पे हमारे पास वी नॉट है और एक्स पर हमारे पास एफ है, तो वी नॉट डिवाइडेड बाय एफ, तो हमारे पास ई इज इक्वल टू एच एफ होता है ना, तो फ्रीक्वेंसी की जगह ई बाई एच लिख देंगे, ठीक है, ई बाई एच लिख देंगे तो एच ऊपर चला जाएगा, वी नॉट एच डिवाइडेड बाई ई, ठीक है, वी नॉट एच डिवाइडेड बाई ई। तो एनर्जी की वैल्यू, एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कर सकते हैं डिनोट, तो वी नॉट एच डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वी नॉट से वी नॉट नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो एच ओवर ई जो है ये कांस्टेंट हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि इसकी स्लोप क्या होती है, वो एच बाई ई के इक्वल होती है। और जो एक्स रेज की जो प्रोडक्शन होती है वो हमारे पास रिवर्स होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, यानी कि एक्स रेज प्रोडक्शन इज एन ऑपोजिट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते अगर हम फोटोन को एज अ वेव के तौर पर लें, तो इसलिए हम इसको एज अ डिस्क्रीट कॉर्पसेस ऑफ एनर्जी के तौर पर लेते हैं, तो फिर ही हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस कर सकते हैं।